छात्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान तू। आज क्लासिफिकेशन में आपका स्वागत है। छात्रों नमस्कार। क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी चर्चा एक महत्वपूर्ण बन जाती है। आपको एक बात का ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट और एनालॉजी पढ़ चुके हैं। अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट और एनालॉजी में पढ़े गए हिस्से का इस्तेमाल क्लासिफिकेशन में भी किया जाता है। यानी उसके सभी जितनी भी बातें आपने याद रखी हैं क्लासिफिकेशन में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा तो कम से कम सिनॉप्सिस ज़रूर जाकर अल्फ़ाबेट के सिनॉप्सिस और एनालॉजी की सिनॉप्सिस देखें, ताकि करना क्या है ये पता चल जाएगा। उसमें ढेर सारे प्रश्न भी हैं। उन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखें और बनाने की कोशिश भी करें। आइए क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जानते हैं। क्लासिफिकेशन की हिंदी वर्गीकरण होती है ना? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ये वर्गीकरण, वर्ग शब्द छिपा हुआ आपको दिख रहा होगा, वर्गीकरण है ना? क्लासिफाई करना कहते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है? वर्गीकृत करना। अच्छा, वर्गीकृत करने का मतलब एक वर्ग में रखना, एक क्लास में रखना, एक ग्रुप में रखना, एक खास समूह में रखना, और उस समूह में रखने वाले सभी एलिमेंट के गुण एक जैसे होने चाहिए। ये है क्लासिफिकेशन। अर्थात क्लासिफिकेशन में जब आपको 4 या 5 एलिमेंट्स दिए जाएंगे, वो वर्ण हो सकते हैं, अक्षर जिसको लेटर आप कह रहे हैं, शब्द हो सकते हैं या संख्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए चार चार एलिमेंट मिले, 5 की बात कर लेते हैं। तो उन 5 में 4 के गुण एक जैसे होंगे। जिन चारों के गुण एक जैसे हुए, वो एक ग्रुप का निर्माण करता है, वो एक समूह में आ जाता है। इसे ही क्लासिफाई कहते हैं। ये जो 5 में 4 को आपने एक ग्रुप में उनके गुणों पर आधारित रखा, ये है क्लासिफाई करना। इसको क्लासिफाई करते हैं। और आंसर में जो आप देते हैं एक एक्स्ट्रा, इन चारों के अलावे जो भी, वो क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एक्चुअली ऑडमेन है। प्रश्न पूछता भी वही है, पिक आउट द ऑडमेन। ऑडमेन का चुनाव करें। तो ऑडमेन क्या है समझिए। दिए गए 5 एलिमेंट में कोई 4 एक किसी खास गुण के आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, यानी उन चारों का गुण एक जैसा होता है, और 5वां उस गुण वाला उस समूह में फिट नहीं बैठता, इसलिए उसको ऑडमैन अर्थात विजातीय घोषित किया जाता है। और प्रश्न मांगता क्या है? विजातीय ही। तो आप विजातीय ढूंढे नहीं, उनमें से 4 को क्लासिफाई कर दें, तो एक अपने आप आपका आंसर हो जाएगा। और आप जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम ऑडमेन को चुनने के चक्कर में भीषण गलती कर देते हैं। फिर से याद कीजिए, 4 के गुण देखने हैं, अवगुण नहीं कह रहे, गुण देखने। अरे गुण मतलब जिसमें हाँ वाली बात लगी होती है, जिसमें नहीं वाली बात लगी होती है, वो नेगेटिव सेंस क्रिएट करने वाला अवगुण होता है। अब गुणों पर ध्यान नहीं देना है। दिए गए जितने भी विकल्प हैं उनमें से एक को छोड़ दिया तो बाकी के गुण एक जैसे मिलेंगे, जिसको क्लासिफाई होना कहा जाता है। और वो जो इस ग्रुप में नहीं आया वो ऑडमेन है। ऑडमेन का ही चुनाव करना इस चैप्टर की अपेक्षा होती है ना? तो आपके सामने 4 आकृतियां दी गई हैं। इन चारों में से ऑडमेन ना चुनकर आप 4 आकृतियों में 3 के गुण एक जैसे मिला दें, वो क्लासिफाई हो जाएगा। और एक जो शेष बचेगा वो आपका विजातीय अर्थात ऑडमेन होगा। आप देख भी रहे होंगे एक परिभाषा खास ही आप में लिखी गई है, जिस परिभाषा को आप सुन भी रहे थे। 4 आकृतियां दी गई। देखिए, आकृतियों से संबंधित प्रश्न होता नहीं है, आकृतियां तो दी गई हैं आपके समझने के लिए। बाघ, शेर, सियार और गाय। जवाब आपका गाय है ऑडमेन के हिसाब से। लेकिन आपको गाय, अगर आपका गाय जवाब है, अगर आप गाय को ऑडमेन करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। आपको पहले बताना होगा गाय के अलावे ये तीनों एक जैसे कैसे हुए, इनको एक जैसा कैसे आप घोषित करते हैं। इन तीनों का गुण तो एक जैसा मिलाना होगा आपको। तो आप कहेंगे ये तीनों वाइल्ड एनिमल और ये डोमेस्टिक। इसको डोमेस्टिक कहना आवश्यक नहीं है ऑडमेन में। आपने जब कहा कि ये वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, ये भी वाइल्ड,
और ये भी वाइल्ड हो गए ना, तीनों एक जैसे, एक ग्रुप का निर्माण किया, वाइल्ड एनिमल में ये आया। ये वाइल्ड एनिमल में नहीं आता, इसलिए इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता, इसलिए यह ऑड मैन है, विजातीय है, और जवाब गाय आप दे देते हैं। प्रोसेस यही करते हैं, फिर से पुनरावृत कर देते हैं। आपको करना क्या है, दिए गए एलिमेंट में एक छोड़कर बाकी के गुणों के आधार पर उनको एक समूह में स्थापित करना है। इस ग्रुप में वह चौथा जो बच गया एक, वो शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें वह गुण नहीं है, उसके ठीक विपरीत वाला गुण है, इसलिए वह ऑडमैन है, इसलिए वह विजातीय है। वही आंसर देना अपेक्षा होता है। समझ गए? ये था क्लासिफिकेशन की परिभाषा। प्रश्न बनाने पर ज्यादा फोकस करेंगे, टाइप वाइज चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे काम करने हैं आपको। बहुत रैपिडली हम लोग देखेंगे क्या क्या करना है, लेकिन इसको स्थिरता से देखना है इन सारी बातों को, कि क्लासिफिकेशन बनाने से पहले हम छात्रों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपको अल्फाबेट और एनालॉजी के वीडियोस को देखना चाहिए। कम से कम साइनॉप्सिस तो आप देखें, जैसे ही साइनॉप्सिस देखेंगे ना, तो प्रश्न बनाने की इच्छा भी होने लगेगी आपको। आप जरूर देखें। साथ ही साथ बाकी की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं तो करते ही होंगे, लाइक हो, सब्सक्राइब हो। अधिकांश लोगों को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानतु में सभी विषयों के सभी चैप्टर्स की व्याख्या, खास एसएससी बिहार द्वारा जो आयोजित 10+2 की परीक्षा है उसके लिए की जा रही है। सबसे बड़ी मजे की बात है कि जहाँ, देखिए ये बोलना थोड़ी अतिशयोक्ति तो है, लेकिन बोलना पड़ेगा, जहाँ लोग कुछ रकम देकर लेन देन करके आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल ये फ्री सुविधा अवेल करने के लिए आपको ज्ञानतु के प्लेटफॉर्म पर आना ही चाहिए। और जब आप एक आए तो एक चार होने चाहिए, क्योंकि आपको तो प्रचारित प्रसारित करना ही चाहिए एक ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। मेरी यह वैयक्तिक सलाह है, मानना ना मानना आपका है। उचित प्रामाणिक तथ्यपूर्ण परक बातें आपको दी जा रही हैं, आप सारे वीडियो को देखकर इस बात की संतुष्टि कर लें, फिर लोगों तक पहुंचाएं ज्ञानतु को। चलिए बढ़ते हैं। अब ध्यान से क्या देखना है कि बिहार एसएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कितने टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेगा। आप ध्यान दें, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले चलेगा शब्दों के आधार पर। वर्ड्स में मीनिंगफुल हो सकता है, मीनिंगफुल ना भी हो सकता है, दोनों की तैयारी करके रखेंगे हम लोग। शब्दों के जोड़े का, 2 शब्द का जोड़ा दे दिया, फिर जोड़ा ही ढूंढवाया आपसे, ऐसी भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। अंकों और संख्याओं पर, यानी दोनों के मिश्रित, bx 16, तो अंक भी आ गए, संख्या भी आ गया, अंक भी आ गए और लेटर्स भी आ गए, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। अंक, फिर अक्षरों का वर्गीकरण, लेटर्स का, अक्षरों के जोड़े का वर्गीकरण आप समझ गए हैं, पेयर ऑफ लेटर का। सामान्य ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण, ये थोड़ा सा एरिया को ब्रॉड करता है, तो यहाँ आपका भय थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि इस ब्रॉड एरिया पर पकड़ बनाने के लिए एनालॉजी में आपने कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एनालॉजी के प्रत्येक वीडियो में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां आपको एक पीडीएफ मिलेगा, कुछ जानकारियां मिलेंगी, या कोई लिंक मिल सकता है जहां पर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सामान्य जानकारियां कौन कौन सी छात्रों के बीच जानी चाहिए वो जा रही हैं, उसको जरूर देखेंगे। और मैक्सिमम शेयर करें भाई, मैक्सिमम लोगों तक हमारी बातों को पहुंचने दें, तभी तो मजा है। फिर आ जाएं आप सामान्य ज्ञान के जोड़े के आधार पर, वही बात इसका जोड़ा। लेकिन मेरा कहना है कि इतने सारे टाइप्स के प्रश्न को बनाने के लिए हम छात्रों के पास पहले से कौन कौन सा डेटा होना चाहिए, पहले से कौन कौन सी जानकारियां हम लोगों को रखनी होगी, उस जानकारियों को पहले अवेल करेंगे आप। सबसे पहली बात थोड़ी रैपिडली इसमें बताएंगे, क्योंकि इस बात को एनालॉजी और अल्फाबेट में बता दिया गया है। छात्रों H8 K11 I9 F6 और M13 जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग एक्चुअल वैलिड वैल्यू कहते हैं। वैलिड वैल्यू कहने का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्णों का आने का जो वास्तविक क्रम होता है, वो जैसे जैसे जितने नंबर पर आते हैं उसी वैल्यू को वैलिड वैल्यू कहा जाता है। आप सबों से अपेक्षा है कि आप इस सभी वैलिड वैल्यू को याद रखेंगे। दूसरी जानकारी जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के पास होनी चाहिए, वह हो जाती है स्क्रॉलिंग वैल्यू। स्क्रॉलिंग वैल्यू कहने का मतलब पुनरावृत्त मान, यानी A to Z जब बना A to Z तो फिर A से Z आ गया, बस यूं समझे। 26 तक, 1 से लेकर 26 तक आने वाली सारी वैल्यू वैलिड होती है, और अगर 26 को वो क्रॉस कर जाती है, 27, 28, 29, 30, तो वो उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू होती है। संक्षेप में बताएं, इसको पूर्ण रूप से देखने के लिए आपको एनालॉजी के वीडियो को अवश्य देखना चाहिए।
अर्थात अगर किसी वैलिड वैल्यू में 26 ऐड कर दिया जाए तो वह उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू हो जाती है। नहीं, और इसके दूसरे रूप को आप देखना पसंद करेंगे। आप स्क्रॉलिंग वैल्यू में से अगर 26 माइनस कर लें तो वो उसकी वैलिड वैल्यू हो जाती है। ये रहा फॉर्मूला। विशेष आप पुरानी वीडियो में जाकर देखें, एनालॉजी वाले वीडियो में आप देख रहे हैं बी की एक्चुअल वैल्यू 2 है। जैसे ही 2 में 26 ऐड किया गया, ये 28 हो गया स्क्रॉलिंग वैल्यू। प्रश्न पूछने वाले की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वह लेटर के डिजिटल वैल्यू को इंटरटेन कर रहा है या स्क्रॉलिंग। ये इसलिए हम लोगों को पहले से ये जानकारी कलेक्ट करके रखनी होगी। एम की वैल्यू 13 होती है ना, 13, लेकिन यहाँ लिखा क्या देखिए 39 कहाँ से आया। इसी में आपने जब 26 बढ़ा दिए तो वो उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू हो गई 39। या किसी ने कहा कि भाई 39th पोजीशन वाला, आपके प्रश्न में 39th पोजीशन आ रही है, तो 39 से जब आप 26 माइनस करेंगे तो वैलिड वैल्यू 13, आप समझ जाएंगे एम की वैल्यू। आप F32 को भी देख रहे होंगे जहां F की वैल्यू कितनी है भाई 6 में जैसे ही आपने 26 ऐड किए वो बन गया 32, ये इसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू। C की वैल्यू आपने याद रखा है 3, स्क्रॉलिंग चाहिए आपको तो 3 में 26 ऐड करते हैं 29, ये रहा स्क्रॉलिंग वैल्यू। O की वैल्यू 15 होती है, 15 में आप 26 ऐड कर देते हैं, आपका हो जाता है 41। 41 नंबर पोजीशन पर कौन सा लेटर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ओ। चलिए आपसे एक अचानक पूछ लेते हैं, भाई बताइए 42वां लेटर कौन होता है, 42वां लेटर कौन सा होता है। आप कहेंगे ये तो वैल्यू आपने दिया है स्क्रॉलिंग में 26 लेटर ज़्यादा होता है, इसमें से 26 घटा लेने दीजिए हमको। घटा लेने के बाद आपका जवाब 16 होता है और 16वीं पोजीशन पर मौजूद लेटर पी होता है। आप कहेंगे 42वें पोजीशन पर आपका लेटर होगा पी। बात क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी बात हो गई, एक वैलिड वैल्यू हो गई, एक स्क्रॉलिंग वैल्यू हो गई। आगे चले आइए, आता है अपोजिट लेटर। इसी में अपोजिट लेटर आ ही रहे तो अपोजिट वैल्यू भी यहीं पर सीख लेते हैं। वैसे एनालॉजी में पूर्ण एक्सप्लेनेशन दी गई है। छात्रों बी की वैल्यू होती है 2। ये जो बी की वैल्यू 2 कही जाती है ना, ये सारी वैल्यू कही जाती है लेफ्ट से कह लें या कह लें कि एक ही ओर से पुकारे जाने वाली वैल्यू होती है, इसलिए इसको वैलिड वैल्यू कहते हैं। और जब इसमें जब आप b की वैल्यू 27 माइनस 2 करेंगे तो ये जो 25 आएगा इसको आप पुकारेंगे अपोजिट वैल्यू। ठीक है, इसका खूब इस्तेमाल हम लोग क्लासिफिकेशन में प्रश्न में अभी करेंगे, आप देखेंगे। और इसी पोजीशन पर मौजूद करेक्टर जो आपका y होगा, इसी को हम लोग कहेंगे अपोजिट लेटर। बात समझ में आई? तो आप बताइए b का अपोजिट करेक्टर कौन, अपोजिट लेटर कौन, y। आइए cx की चर्चा करें तो c की वैल्यू आपने कितने याद की, 3। ये कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी बताइए, ये वैल्यू आपकी वैलिड वैल्यू। अब क्या करना है, अगर इस वैल्यू को आप 27 में से घटा देते हैं तो आने वाली वैल्यू जो आती है 24, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाती है, ये वाली अपोजिट वैल्यू हो जाती है। इसको अपोजिट वैल्यू कहेंगे। लेकिन 24th पोजीशन पर आने वाला x जो है ये आपका कहलाएगा अपोजिट पेयर या अपोजिट लेटर। सी का अपोजिट कौन है, x। इसको भी देखना पसंद करेंगे तो फिर देखिए ना, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 19। इतनी चर्चा ना कर सीधा आएंगे तो आप कहेंगे जिस दो वैल्यू को, ध्यान दीजिए, जिस दो वैल्यू को जोड़ने से 27 होता है, आप देखेंगे 8 और 19, ये दोनों मिलकर हो जाते हैं 27। नहीं, और जिस दो लेटर की डिजिटल वैल्यू का सम 27 होता है वही दोनों अपोजिट पेयर होते हैं। तो h का अपोजिट कौन, s। अब तो और आसान हो गया, f की वैल्यू कितनी 6,
इसकी वैल्यू कितनी 21, दोनों को जोड़ दिए मिले कितने 27, हो गया ना ये अपोजिट पेयर। फिर आइए m की वैल्यू 13, n की वैल्यू 14, दोनों को जोड़ दिया मिले कितने 27। जिस दो लेटर का सम 27, वो लेटर कैसा अपोजिट। तो याद हो गया आप लोगों को क्या क्या याद करना होगा। एक तो वैलिड वैल्यू समझना होगा, याद कर चुके हैं। अपोजिट वैल्यू 27 माइनस एन, अपोजिट लेटर वो भी 27 माइनस एन, स्क्रॉलिंग वैल्यू 26 प्लस एन। इतनी जानकारियां हम लोगों को रखनी होंगी अगर वो अल्फाबेट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन पूछता है तो। और भी कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। कौन कौन सी बातें याद रखनी होंगी, यहाँ 4 5 4 लिखे गए हैं। स्क्वायर नंबर बिल्कुल याद कर लें आप सभी लोग। क्यूब नंबर, भाई स्क्वायर नंबर आप जितना याद करें, वैसे मेरे समझ से आप कम से कम 1 to 30 का स्क्वायर नंबर तो याद करें, है ना। और क्यूब नंबर थोड़ा कम करते हैं प्रारंभिक स्थिति में, 1 to 20 और याद हो जाए तो फार बेटर। टेबल कम से कम 2 से लेकर 10 तक का टेबल तो याद होना चाहिए। याद है भी आपको, बाकी का मल्टीप्लिकेशन से काम चला लेंगे क्लासिफिकेशन में, उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। जनरल नॉलेज में याद रखिएगा, हमारे देश से जितने देशों का राजनयिक सांस्कृतिक आर्थिक वो जो संबंध है, उसके आधार पर उन देशों की छोटी मोटी जानकारियां आपसे पूछी जा सकती हैं। एक 18 वर्ष का युवा अपने दैनिक जीवन में अपने आस पड़ोस में जितनी चीज़ों को देखता है उसकी सघन जानकारियां लेता है, यानी इसके लिए कुछ प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ी बहुत इसमें घबराना नहीं कि जनरल नॉलेज पूछ रहा है भाई कितना याद करें, आपके पास पहले से ये डेटा मौजूद है, थोड़ा सा उसको उभारना है बस, है पहले से। घबराएंगे नहीं कि जनरल नॉलेज भी पूछता है इसमें। टेबल सबको याद है, नहीं तो गुना आता ही है। स्क्वायर का क्या तरीका बताया गया था, याद कीजिए। अगर कोई व्यक्ति 6 का स्क्वायर याद करता है 36, तो इसके साथ साथ उनको कहा गया था 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ना, यानी 42 भी याद रखना होगा। याद रखने का मतलब जैसे ही 42 आता है तो आप समझ जाते हैं ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 बराबर 30, ये भी याद रखना चाहिए। और अगर 30 को देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 भी, कितना डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, है ना। 6 के स्क्वायर का 2 गुना बराबर 72, 6 के क्यूब, 6 के स्क्वायर का आधा मतलब 18। तो 18 को पहचाने, 36 को ऐसे पहचान बनाएंगे। इतना काम कीजिए भाई, एनालॉजी में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं कि क्या क्या करना चाहिए, इतना कर लेंगे आप लोग। क्यूब में भी वही काम करना। जैसे मान लीजिए कि आप 6 का क्यूब याद कर लेते हैं, 216 याद हुआ ना, तो इस 222 को नहीं पहचानेंगे क्या, आराम से पहचानेंगे। बोलिए तो क्या है, तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब में 6 जोड़ा है ना, इसकी डेफिनेशन ये। तो आप सोचिए तो फिर 210 के बारे क्या पुकारेंगे आप, तो आप कहेंगे ये 6 का क्यूब माइनस 6 है। ये पहचानेंगे 216, 222, 210, क्या 432 को 6 के टर्म में नहीं पहचानते, बिल्कुल पहचानते। क्या है ये, 6 के क्यूब का 2 गुना है। तो फिर आप 108 को भी पहचानते हैं भाई, ये 6 के क्यूब का आधा है। तो फिर और लीजिए, फिर तो मेरे हिसाब से 6 के रेस्पेक्ट में 9 को भी पहचानते हैं। क्या है, 6 का क्यूब के भीतर जो संख्याएं हैं उसका योगफल 9 होता है कि नहीं, इतना याद। तो फिर आप 612 को भी पहचानते हैं। इसमें 612 यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 612 क्या है, 6 के क्यूब, ये लीजिए 6 का क्यूब का रिवर्स ऑर्डर है 612। तो इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए, इतनी बातें हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आना चाहिए। छात्रों, कुछ आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कर, हालांकि इसको मेरी तो अपेक्षा है आपको पहले से ये सारी बातें याद है, वैसे वीडियो देख लेंगे। कम से कम इतना हम लोग याद करें, स्क्वायर नंबर 50 तक। वीडियो पॉज करें, देख लें, या फोटो भी खींच सकते हैं इसकी आप। अब आइए टाइप नंबर 1 पर बारी बारी से देखेंगे। बीच बीच में अवरोध, बीच बीच में किसी प्रकार की जानकारियां हासिल करनी होंगी तो वह बीच में ही हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ें। ये क्वेश्चन कहता बहुत है, 3 निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है। इन 4 में से जो 3 एक प्रकार समान है वही क्लासिफिकेशन है, वही क्लासीफाई करना होता है उसको, वो आंसर नहीं हो सकता।
और आप जो एक छांट देते हैं और कहते हैं मैंने क्लासिफाई कर दिया, नहीं नहीं, वो जो 4 में से 3 का गुण एक जैसा आप रखे थे छात्रों, वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन की परिभाषा के आधार पर आप जवाब देंगे तो तय मानिए गलती नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। क्या है क्लासिफिकेशन की परिभाषा? दिए गए 4 में से 3 के गुण मिला दो, एक ग्रुप में रख दो, एक जो बचा जो उस ग्रुप में फिट नहीं बैठता वो आंसर। अगर इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो तय मानिए आप गलती नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन के प्रश्नों की संख्या एनालॉजी के दृष्टिकोण से थोड़ी कम पूछी जाती है, वो 4 पूछेगा तो ये 2 ही पूछेगा, लेकिन दोनों पूछा और 2 गलती हो गई तो परिभाषा ठीक से याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था, इंस्टीट्यूशन, हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग एंड संस्था। हमको ये नहीं करना कि छांटना, 3 को मिलाना। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, मेरी भाषा समझिएगा। हम एक भाषा में इनमें से 3 को एक जगह एक ग्रुप में रखेंगे, क्या भाषा का प्रयोग करेंगे? अपना जो दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा में हम तीनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, और ये काम आपको भी करना चाहिए। मकान, अपार्टमेंट और भवन, हाउस, अपार्टमेंट एंड बिल्डिंग, ये मानवों का निवास स्थल कहलाता है। लेकिन संस्था, इंस्टीट्यूशन, ये मानवों का निवास स्थल नहीं कहलाता, ये वर्किंग प्लेस होता है। क्या होता है वर्किंग प्लेस, या ये जानकारी उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि मकान, सॉरी, हाउस, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, ये तीनों एक जैसे हैं क्योंकि ये मानवों का निवास स्थल है। ये इंस्टीट्यूशन मानवों का निवास स्थल नहीं है, इसलिए ऑडमेन हुआ और जवाब दिए, परफेक्ट जवाब है। आपने क्या किया, 3 को क्लासीफाई किया, एक अपने आप ऑडमेन हो गया, जो प्रश्न की अपेक्षा भी है। प्रश्न यही अपेक्षा रखता है आपसे कि आप ऑडमेन चुन कर दें। आगे आइए अगले प्रश्न में, मीडियम, जनरल, एवरेज। देखिए मेरी चलाओगे कि कई प्रश्न ऐसे। अच्छा इसमें मध्यम, सामान्य, औसत और भयानक, क्या ये चारों शब्दों से आप परिचित नहीं है? बिल्कुल परिचित हैं। आप देख रहे होंगे एनालॉजी क्लासिफिकेशन में शब्दों का चुनाव जो आयोग करता है वो ऐसा है जिसको एक 18 वर्ष का युवा, हम बार बार 18 वर्ष इसलिए कहते हैं कि 18 के बाद ही हम लोगों को कंपटीशन में देने की बात होती है। तो एक 18 वर्ष का युवा जिन जिन शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में प्रयोग करता है उसके बारे कितनी जानकारियां वो रखता है, यही जांच तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में होनी रहती है ना। जो कुछ हम कहते हैं उसके इम्पैक्ट को समझते हैं, यानी कि हमने जो कहा है उसका अर्थ क्या निकलेगा, भावार्थ क्या होगा। मध्यम, औसत, सामान्य, भयानक। जवाब आपने भयानक दे दिया है, पक्का पता। सोचिए अब तीनों की परिभाषा नहीं देखिए। मध्यम, वह मध्यम स्तरीय विद्यार्थी है, वह औसत विद्यार्थी है, वह सामान्य विद्यार्थी है। जो 3 प्रकार के स्टेटमेंट का ये किए, तीनों के भावार्थ सेम मिले या नहीं मिले ना, सब सेम भावार्थ, तो वो तीनों एक ग्रुप वाला। और ये रहा भयानक, उस ग्रुप में फिट नहीं बैठता, वो भयानक स्टूडेंट है। इसका तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अर्थ हो जाता है। तो आपका जवाब यहाँ क्या होगा, भयानक। क्या सीख रहे थे टाइप 1 में? शब्दों के अर्थ के आधार पर 3 के गुण एक जैसे मिलाने हैं, जिसको क्लासीफाई होना कहते हैं। एक जो बच जाता है, चूंकि इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता तो इसलिए ऑडमेन में रखते, और इस चैप्टर की अपेक्षा यही होती है कि आप ऑडमेन का चुनाव करें। टाइप नंबर 2, शब्दों के जोड़े के आधार पर वर्गीकरण। क्या कहने का मतलब, अब देखें, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर सिमिलर इन सेम वे। कौन पढ़ता है इतना, देख कर पता चल रहा है ना ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। क्लासिफिकेशन के प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस की संख्या छात्रों इस बार कितनी है, 5। यहाँ 4 है, पहले वाले में 5 है। 5 का मतलब कितने ऑप्शंस क्लासीफाई होंगे, 4 ऑप्शन क्लासीफाई, एक अपने आप उसमें से हट जाएगा। लोहार और निहाई, लोहार के मुख्य हथियार को निहाई कहते हैं, बढ़ई के मुख्य हथियार को आरी कहते हैं। तो लोहार और बढ़ई एक जैसे हुए ना। नाई का मुख्य हथियार कैंची। देखिए लोहार, निहाई, बढ़ई, आरी, नाई और कैंची एक जैसा हुआ। सुनार, गहना, मूर्तिकार का मुख्य हथियार छेनी। अब सुनार से गहना तो मिलता जुलता है, कितना क्लोज दिया है आपका प्रश्न।
लेकिन आप जब आम बोलचाल की भाषा में किसी शब्द को समझने की कोशिश करेंगे और समझ रहे थे तो आपने लोहार के बारे कहा था, लोहार का मुख्य हथियार निहाई, लोहार निहाई का इस्तेमाल कर अपना काम करता है, बढ़ई आरी का इस्तेमाल कर, नाई कैंची का, सुनार गहने का यूज नहीं करता, वो तो गहना बनाता है। नहीं, अंतर आया ना। और मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए छेनी का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और ए में पहला प्रोफेशन था और दूसरा जो था अनुपात के उधर वो उसका मुख्य हथियार था, इसलिए ये चारों एक ग्रुप वाले हुए। इस प्रकार ये चारों क्लासिफाई हो जाता है और आपका जवाब गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलरी हो जाता है। नहीं, छट गया ना अपने आप। हम लोग छांट नहीं रहे थे, हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे। चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ही करना चाहिए हम लोगों को, तो इससे गलती की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक सलाह और मिलती है आपको, एक होमवर्क बन जाता है यहाँ भाई, जितने प्रोफेशन को आप जानते हैं उसके मुख्य हथियारों से परिचित हो जाए। इस होमवर्क का मतलब समझ जाएंगे आप लोग। आइए फिर नीचे 4 ऑप्शंस दिया है जिसमें शेर और दहाड़ है। लायन रोरिंग, रोरिंग दहाड़ना गर्जना, शेर की आवाज को दहाड़ना कहते, सांप की आवाज को फूंकार कहते हैं, और मेढक की आवाज को मिमियाहट, ना मिमियाहट नहीं कहते, टर टर करता है मेढक। हाँ, मधुमक्खी की आवाज को गुंजन कहते हैं। अच्छा, यहां पर आपसे एक होमवर्क पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जो बी है मधुमक्खी, ये मेल है या फीमेल? ठीक है, इसको जरूर जवाब दीजिएगा। ये बी मेल को कहते हैं या फीमेल को? चूंकि ये प्रश्न आपको आप 6 महीने पहले का बनाइए, उसमें था प्रीवियस में। अगर ये मेल है तो फिर फीमेल बताइए, अगर ये फीमेल है तो उसका मेल बताइए। यानी मधुमक्खी अगर फीमेल है तो मधुमक्खा का बताइए, अगर इसका मतलब मधुमक्खा है तो फिर मधुमक्खी का बताइए। ये करके लाएंगे। इसकी आवाज को गुंजन कहते हैं। तो शेर की आवाज दहाड़, सांप की आवाज फूंकार, मधुमक्खी की आवाज गुंजन। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ने एक ग्रुप का निर्माण किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में मेढक की आवाज मिमियाहट नहीं होती है, इसलिए यह ऑडमेन हो जाता है। हमारा जवाब मेढक मिमियाहट हो जाता है। यहां से भी एक होमवर्क क्रिएट हो जाता है। आप एनिमल का नाम याद करें और उस एनिमल जितनी भी डेटा बना सके उसकी साउंड याद होनी चाहिए। जैसे गाय का आवाज रंभाना नहीं, फिर आ जाइए आप, इसकी आवाज, डॉल्फिन की आवाज की चर्चा हुई थी पिछले क्लास में, क्लिक क्लिक करना कहते हैं उसको। तो कुछ बातें वर्क के दरमियान होगा, और पीडीएफ में तो हमारे देने की भरपूर कोशिश होगी। कुछ कलेक्शन आप भी कीजिए। अगर हमारे पीडीएफ में वो कलेक्शन आपको ना मिले तो वो कलेक्शन हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से भिजवाइए, ताकि देखें हमारे छात्र भी हमको कुछ सलाह दे दें। जैसे ही आपके पास कुछ होमवर्क जाते हैं तो उसको यही अन्यथा और ना ले लेंगे कि भाई दिया है, चलो चलो ठीक है, देना उनका काम है। आपका काम क्या है ये देखिए, किसके लिए दिया गया है उसको, उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। आइए टाइप 3 की ओर। अंकों ऑब्लिक संख्याओं पर आधारित, अंक कहते हैं 0 से 9, उसके बाद संख्या। तो इस पर आधारित ये जो अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, इस पर थोड़ा तो आपको गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर इसलिए अब कम गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि आप एनालॉजी में खासी मेहनत कर चुके हैं भाई, जबरदस्त की मेहनत की है एनालॉजी में। अब आसान होगा ये क्लासिफिकेशन आपके लिए। फिर से 4, 99, 126, 143, इतना इतना नहीं पढ़ते, इतना पढ़कर समय क्यों बर्बाद करते। इन चारों में से, 4 संख्याओं में से कोई ना कोई 3 एक ग्रुप का निर्माण करता है, और एक उसमें से इस ग्रुप में उस गुण के आधार पर फिट नहीं बैठता, इसलिए जवाब ऑडमिन में चला जाता है। हम क्या कर रहे हैं, पूछता ऑडमिन है लेकिन आदत क्या है हमारी, क्लासिफाई करने। और यही कीजिएगा, कठिन प्रश्न अगर पूछ दिया तो ऑडमेंट ढूंढने में गलती होती है, क्लासिफाई करने के बाद जवाब एक्यूरेट होता है। अब 100 प्रश्न बनाकर देखेंगे, मेरी इस बात की सहमति आप भेजेंगे कि सर आपने सही कहा। ऑडमेन क्यों ढूंढे, क्लासिफाई करो, ऑडमेन तो अपने आप होता है। 2 प्रश्न आपके सामने है, 99, 126, 132, 143। ध्यान से देखिए, बहुत परेशान कर रहा है आपको। ये 2 इवन है, माय गॉड 3 इवन होना चाहिए तब ना एक ग्रुप का निर्माण होगा। क्या 143 प्राइम नंबर है?
ये ध्यान देने की बात है। 143 प्राइम नंबर है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है इसलिए आंसर होगा, आपको कहना होगा ये तीनों कंपोजिट हैं और ये कंपोजिट नहीं है इसलिए 143। आपको ऑलवेज उनमें से एक को छोड़कर बाकी को क्लासिफाई करना चाहिए, है ना। तो आ जाइए फिर इस पे। इसको कौन पहचानेगा भाई, इसको कौन पहचानेगा। चारों संख्या इवन है। अच्छा, ये कोई जबरदस्ती वाला काम करे, ये 10 से कटता है, ये 10 से कटता है, ये 10 से कटता है, ये 10 से नहीं कटता। ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, ऐसे कट कर नहीं निकलना चाहते आप। 130 हमने याद कराया है ना कि आप किसी भी वर्ग या स्क्वायर के साथ क्या करेंगे। याद कीजिए, मेरी बात आप भूल रहे हैं। 130 का मतलब होता है 5 का क्यूब, याद आया, याद कीजिए, +5, ये है इसकी परिभाषा। तो आप ये भी याद कर लिए होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा याद कीजिए ना। ये 6 का क्यूब 216 +6। मेरा यही तो कहना है कि भाई जैसे ही 222 आपके सामने आया तो आपके मस्तिष्क में ये 6 का क्यूब +6 चला या नहीं। 130 है तो 5 का क्यूब +5 चला या नहीं। 520 अगर आता है तो 520, 8 का क्यूब कितना, 512 +8, देखिए तो है तो 520। लेकिन ये 450 नहीं है, 350 होता है। 7 का क्यूब +7, 450 किसी के क्यूब में किसी संख्या को जोड़ने से, सॉरी उसी संख्या को जोड़ने से ये नहीं आता, तो आपका जवाब यहाँ पर 450 होना चाहिए। टाइप 3 में अंकों और संख्याओं पर देखिए भाई, अंकों और संख्याओं का जो प्रश्न होता है थोड़ा सा तो कठिन होता ही है, लेकिन आप जो एनालॉजी में मेहनत किए हैं उस मेहनत का बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिलने वाला है। मेरा मानना है बहुत बड़ा फायदा। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइनॉप्सिस में खूब इंटरटेन कर लेते हैं, खूब पढ़ लेते हैं, जब प्रश्न बनाने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं। अरे प्रश्न बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आप हर एक वीडियो में देखेंगे जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जा रहा है वो क्वेश्चन सॉल्विंग ये है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने बताया जा रहा है। उसको तो जरूर देखिए, फिर जब क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी तो सिर्फ सिनॉप्सिस से बनाएंगे क्या, नहीं कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हर एक पार्ट को देखना मैंडेटरी है, हर एक पार्ट को देखें, तभी ये दावा कर रहे हैं। अगर हम आपको दावा कर रहे हैं कि आप हमारी क्लास देखिए, सिर्फ इतना ही देखिए, इतना ही काम कीजिए और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में चले जाइए, तो रीजनिंग के बिहाफ तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने कहा था हमने किया और हुआ नहीं, वो तब होगा जब प्रत्येक प्रश्न पर आप बारीक नजर रख रहे होंगे, तब आप प्रत्येक प्रश्न पर बारीक नजर रखिए। आ जाइए, आपके पास प्रश्न आ गया, जोड़ा वाला आ गया, यहाँ 5 3। अच्छा, जोड़ा वाला आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो रिश्ता, ये रिश्ता, इन चारों में रिश्ते ढूंढने होंगे, फिर उनमें से 3 को क्लासिफाई करना होगा। ऑप्शन नंबर ए, इसकी ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 5 और 30 कहाँ है, हम बनाते हैं, आप ढूंढ लेंगे। इस फर्स्ट एलिमेंट का 5 का क्यूब +5 है ना ऐसा। ये वाला देखिए तो ऑप्शन नंबर बी यहीं पर दिखा देते हैं, 5 का क्यूब कहते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भाई 6 का स्क्वायर +6 को 42, सही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी गुण के आधार पर 7 का स्क्वायर +7 है या नहीं, देखिए ये 5 का, इसकी इसकी व्याख्या यहाँ पर है। क्या 8 का स्क्वायर 64 +8 72 होना चाहिए ना, तो नहीं है ना, ये हो गया ना ऑड मैन। ए बी और डी क्लासीफाई हो गए ना, तो आप जवाब क्या देंगे, जो जो इस समूह में नहीं आता है। तो आपके इस समूह में उसी का स्क्वायर करके उसी को जोड़ने वाले समूह में ये नहीं आता, हटाइए इसको, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ आइए, तो बड़ा आसान लग तो रहा है हमको। हम्म, ओहो, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कितना ये मस्तिष्क का प्रयोग किया कि गलती करे लड़का। फर्स्ट एलिमेंट से ये डिविजिबल है 5 टाइम्स, ये भी डिविजिबल है, ये इसको विभाजित करता है, ये इसको विभाजित करता है, ये भी इसको विभाजित करता है, लेकिन छात्रों यहाँ ऑप्शन नंबर डी में 1351 को डिवाइड नहीं करता है, 1351 को डिवाइड नहीं करता, 91 को करता है, याद रखिए। तो 51 और 91 की प्रोनाउंसिएशन इतनी मिलती जुलती है कि वहाँ कन्फ्यूजन की चांस रहती है, इसलिए वो शायद दिया भी होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तो अगला टाइप परिचित हो जाए, क्या है भाई, अगली टाइप जो है अल्फाबेट कैरेक्टर की है। क्या करना होता है इसमें, दिए गए 4 विकल्पों में फिर से वही बात, उसको कितना दोहराए, आप समझ रहे होंगे।
3 के 1। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अच्छा, इसमें ना एक देखना क्या है, पहली नज़र जिस पर पड़ी आपको दिखाएंगे जब प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस पढ़े और फिर प्रश्नों को नहीं देख रहे, बनता हुआ देखिए। हम बनाने कहाँ कह रहे हैं आपको, बनता हुआ देख लीजिए आप, फिर जाकर के उस पूरे प्रश्न को कहीं राइट डाउन करके दोबारा बनाने की कोशिश करें आप सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। उसके बाद बनने वाले, नहीं बनने वाले प्रश्नों को, जो बाहरी प्रश्नों को बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, उसकी सीरीज बनाएंगे, ऐसा आपसे वादा किया गया था। आप यहाँ पकड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ ही हो सकता है कि पढ़ने की आदत डाले थे ना, पहला को देखेंगे, अगर आप ए वाला को देखेंगे, ALMZ दिखा, ए और जेड कैसा पेयर, ये अपोजिट पेयर, एल के बाद एम, ऐसे करेंगे। या मौखिक ही देख करके आप बताएंगे सर अपोजिट +1, अपोजिट +1 TU। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो सेम गुण मिलेगा आपको, आप देखकर तो देखिए, BTUY, बोलिए बी और वाई कैसा पेयर, अपोजिट पेयर, और टी के ठीक बाद आने वाला कौन, यू, एक जैसा मिला दोनों। अगर इसकी बात करें CPQX, तो C और X कैसा, अपोजिट पेयर। अरे भाई वही पेयर जिसको जोड़ने से 27 होता है, ये अपोजिट हो गया ना आपका C और X। अब P के ठीक बाद आने वाला, आप गौर से देखिए, A B और C ये तीनों तो सेम एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी की बारी आती है तो DEFY, क्या डी और वाई अपोजिट होता है, नहीं भाई, डी का अपोजिट तो W और वाई का अपोजिट तो बी होता है, ये है बीच वाला +1 है, लेकिन पूरा गुण तो नहीं मिला, तो डी कैसा हो गया, कैसा हो गया बताइए, ऑडमैन हो गया, यही आंसर हो जाएगा। पकड़े। आइए तो इस टाइप के दूसरे प्रश्न को अगर हम लोग देखें, OP, O के बाद P, I के बाद J, पढ़ रहे हैं, T के बाद U, F के बाद E थोड़े ना होता है, गड़बड़ गड़बड़ हो गया, बी ऑप्शन होगा। और थोड़ी सी डीप वे में देखना चाहते हैं तो OP अभी अभी आप देखेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। बनाने का तरीका वो होगा जो इससे पहली बार में हम लोग बना रहे थे, CI और J, ऑप्शन नंबर D TU। गौर से देखिए, ये 15 और ये 16, ये +1 है ना, ये 6 और ये 5, ये कैसा वाला बात है भाई, -1, ये 9 और ये 10, ये कैसी बात आई, +1, ये 20 और ये 21, ये भी आया +1, +1 +1 +1, एक ग्रुप का निर्माण, एक ग्रुप में आए, हो गए ये क्लासिफाइड। चूंकि ये उस ग्रुप में नहीं आया FE, तो ये हो गया विजातीय, जिसको हम लोग एक आसान तरीके से बना रहे थे, O के बाद P, I के बाद J, T के बाद U, F के बाद E नहीं होता है, इसलिए विजातीय। दोनों तरीके आपके सामने, आपको ये तरीका ज़्यादा पसंद आएगा हमको लगता है, ये तरीके तो सब लगाते हैं, है ना, ये तरीका पढ़ने वाला तरीका। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता ना PO तो थोड़ी सी कठिन होती, लेकिन जनरल ज़्यादातर प्रश्न भाई, अधिकांश प्रश्न पढ़कर ही सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करके बनाया जा सकता है, खूब बनता है। आइएगा ना, देखिएगा जब प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा। और देखना तो चले जाइए एनालॉजी में, एनालॉजी में हम लोग दोनों मेथड का यूज़ किए थे, ये वाला भी किए थे और जो पढ़ कर करते हैं उसका भी कर लिए थे, दोनों देख लेंगे हम लोग, फायदा हो जाएगा आपको। टाइप 6, अब सीधा लिख दिया इसने, बेमेल चुनो, विजातीय चुनो, ऑडमैन ढूंढो, असमान चुनो, कुछ भी भाषा का प्रयोग कर रहा है करने दे, जोड़ा है इसमें, बस इसमें एक जोड़ा है ना, AMFH, थोड़ा इसको बाहर निकालें आप, वैसे वही जानकारी हम दे सकते हैं, बोलिए बोलिए कैसे, एक का वैल्यू 1 और इसकी 6 तो +5, B2 G7 +5, M13 R18 +5, G7 L12 +12, इसमें तो नहीं दिखा हम लोगों को। आ जाइए, पहला है AM, को लिखा उसने FH, F6 H8 M13 A1, ये बोलेंगे बोलेंगे +5, बोलिएगा ये -5। ऑप्शन नंबर बी में आ जाइए, BT एंड GO
5 2015 बोलिएगा, सॉरी 7 प्लस 5 -5 एक जैसा है ना। तो ए और बी एक जैसे हो गए, सी की जांच करनी होगी। जांच शुरू। जी और जी का रिलेशन एल बी की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 12, ये 7, ये 7। ये देखिए इसमें 5 जोड़ा है और इसमें 5 घटाया है, तीनों एक जैसा। ये क्या हो रहा है भाई। आइए फिर डी की जांच कर लेते हैं। एम एम का रिलेशन आर एफ, M13 R18 F6। आइए 13 में ये 5 जोड़ा है, पहली बार में 5 जोड़ना, दूसरी बार में 5 घटाना। इस बार 13 में 5 घटाते तो 8 होना चाहिए, 6 हो गया। ये गलती है, गलती मतलब यही ऑड मैन है। पकड़े। इन तीनों के गुण एक जैसे क्लासिफाई होता है, ये चौथे का गुण वैसा नहीं, सीधा वो विजातीय हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2, एक और एग्जांपल से टाइप 6 को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए। पूरी व्याख्या लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, आप देखते बनाते हैं। अगर आपने एनालॉजी पढ़ा है और एनालॉजी के प्रत्येक प्रश्नों की व्याख्या आपने देखी है या उस पर आप कुछ भी काम किए होंगे, तो क्लासिफिकेशन के किसी भी प्रश्न में आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बनाकर आ रहे हैं। ए बी सी का संबंध जेड वाई एक्स से, सीधा कहिए ना भाई। ए का उल्टा जेड, उल्टा मतलब अपोजिट पेयर, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। क्या पकड़ पाए थे आप। इन तीनों का अपोजिट पेयर दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी देखने की बारी। बी अगर देखें तो एम एम एन का रिश्ता एन एन एम, पुकारिए मेरे साथ, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, है ना अपोजिट। कैसे, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों की डिजिटल वैल्यू को जोड़ दें, 27 अभी करके दिखाते। 13 14 27, 13 14 27, 14 13 27, बिल्कुल अपोजिट। 1 और 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, बिल्कुल अपोजिट। ये दोनों ऐसे तो हम लोगों को याद होगा ना, इतना प्रैक्टिस एनालॉजी में की है तो ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का कुछ भी, एफ का निकालो तो यू, जी का टी, ये तो याद होता जा रहा है हम लोगों को। तो इतना प्रोसेस ठीक है, समझने के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप इसको याद रखें और याद बनाते बनाते होगा भाई। थर्ड पेयर लेते हैं, सॉरी थर्ड ऑप्शन लेते हैं, सी ई डी एक्स भी डब्ल्यू। सी का उल्टा एक्स बिल्कुल सही, ई का उल्टा भी बिल्कुल सही, डी का उल्टा डब्ल्यू। देखिए ना 3 और 24 मिलकर 27, 5 और 22 मिलकर 27, 4 और 23 मिलकर 27, हो ना अपोजिट पेयर। इन तीनों का गुण एक जैसा है। चौथे को पुकारते हैं, चौथे को लाइए, चौथे ऑप्शन को, पी ओ एल ई एल एन। पी का 16 में 11 जोड़े 27, अपोजिट पेयर है। ये ओ की 15 में 12 जोड़े 27, ये भी अपोजिट पेयर है। लेकिन छात्रों एल की वैल्यू 12 होती है, 12 का अपोजिट पेयर कौन सा होगा। एल का अपोजिट पेयर ओ होगा। दिया क्या इसने एन, देखिए लास्ट में 14, इन दोनों को मिलने से 27 कहाँ हो रहा है भाई। होता तब ना वो अपोजिट पेयर होते। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जितना ज़्यादा समय हम लोग इसको समझाने में ले रहे हैं, उसको बनाने में उतना समय आपको नहीं लेना है। इस पर और पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरी उचित सलाह है कि आप एनालॉजी के संपूर्ण वीडियो को, सभी वीडियो को देखिए। कुछ ना कुछ इसके पार्ट्स आपको दिख जाएंगे, आपको लगेगा कि एनालॉजी को जिसने बनाया है एनालॉजी से मिलता जुलता है। लगभग सिनॉप्सिस दोनों की सेम है, वर्क उतना ही करना है जितना यहाँ करना है, सेम चैप्टर है, भाई हैं आपस में दोनों चचेरे, ऐसे समझिए। आ जाते हैं, अगली बात करते हैं टाइप नंबर 6, जो सामान्य ज्ञान के आधार पर आधारित है। अब सामान्य ज्ञान की परिसीमा क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है। अपरिमित, बहुत, पता नहीं कौन सा पूछे क्या पूछे, तो इससे भी नहीं घबराना है। आप प्रश्न दर प्रश्न बनाते रहिए, प्रश्न आपको सिखा देगा कि और कौन सी जानकारी हासिल कर लो अगले आने वाली परीक्षा में, ये आपको प्रश्न सिखाएगा। पढ़ाई से रुचिकर कोई चीज नहीं है, पढ़ाई इतनी रुचिकर चीज है, अगर पढ़ने में मन लग गया तो सबसे बेजोड़ का चीज होता है। क्योंकि होता है क्या ना, बार बार ब्रांचेज नॉलेज लाने की कोशिश होती है, बार बार लगता है और कुछ ब्रांचेज नॉलेज, इस प्रश्न ने कुछ और ब्रांचेज नॉलेज लाने की सलाह दी है, घर से लड़का इंटरनेट पर जाता है और बनाता है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित, आप देखेंगे दो क्वेश्चन देने की कोशिश की गई।
भाई पटना, कोलकाता, अगरतला और कानपुर, मेरे से अच्छा तो इसको आप बता सकते हैं, ये किसी देश राज्य की राजधानी है, सही कह रहे हैं हम। ये भी किसी राज्य की राजधानी है, ये भी किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन ये कानपुर शहर है भाई। लखनऊ है जो आप सोच रहे हैं, है ना। ये बिहार की राजधानी, वेस्ट बंगाल की, ये त्रिपुरा की, ये कहीं की नहीं, ये तो शहर है उत्तर प्रदेश का एक। ये तीनों किसी राज्य की राजधानियां हैं, तो हुए ना वर्गीकृत, हुए ना एक ग्रुप वाले, एक गुण वाले, लेकिन उस ग्रुप जैसा, उस गुण जैसा ये कानपुर तो नहीं थे। बताए, लीरा, निगुल्ट्रम, टका, जेरूशलम। भाई लीरा एक करेंसी है, इटली की होती है, पता कर लेंगे। निगुल्ट्रम भी एक करेंसी है, मुद्रा है भूटान की, भूटान निगुल्ट्रम। और टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ये तीनों करेंसीज हैं, ये तीनों मुद्राएं हैं, और जेरूशलम मुद्रा नहीं है। तो आप छांटेंगे, क्लासिफाई करना है तो वो तीनों क्लासिफाई हो गए, तो ऑडमन कौन कौन सा हो गया, जेरूशलम। तो जेरूशलम आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार टाइप 7 के प्रश्नों का सामना हम लोग कर रहे थे। टाइप नंबर 8 को थोड़ा देखिए। ये है मिस्र, काहिरा राजधानी, फ्रांस पेरिस राजधानी। यहाँ थोड़ा, यहाँ फ्रांस, केन्या की राजधानी यहाँ देनी चाहिए थी, केन्या की नैरोबी, नैरोबी थोड़ी सी मिस है यहाँ पर, यहाँ नैरोबी कर लें तो ये ओस्लो उसकी राजधानी नहीं होती। नैरोबी ऑलरेडी कैपिटल है भाई। अच्छा, केन्या की ये करेंसी भी सेलिंग है। यहाँ जब आप नैरोबी, ओस्लो, ये सारा देश राजधानी नैरोबी की हालत में, फिर नैरोबी और एंड ओस्लो। अब आ जाइए यहाँ, भारत व्हाइट बुक। भाई ये जो व्हाइट बुक है, व्हाइट बुक, ग्रे बुक और येलो बुक, ये नहीं लग रहा है आपको कि क्या ये समझ रहे हैं हम लोग, श्वेत पत्र का नाम आप लोग सुने होंगे, श्वेत पत्र, वही है ये व्हाइट बुक। बेल्जियम ग्रे बुक यूज करता है, यानी भारत का। इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में बताएंगे, आप लौट कर फिर इसको बना देंगे इस प्रश्न को। ये भारत व्हाइट बुक का इस्तेमाल करता है। भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो व्हाइट बुक ही है। ब्रिटेन का व्हाइट बुक है या नहीं, होबे करेगा, उसी को तो फॉलो अप किए हैं हम, तो वही होबे करेगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में ये कंफ्यूजन, तो आइए उसकी जानकारी तुरंत हासिल होगी। छात्रों, कुछ डेटा आपके सामने दिया गया है, कम से कम इसमें जितनी भी देश, उसकी राजधानी और उसकी करेंसी दी गई है उसे जरूर याद कर लें, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अफगानिस्तान, काबुल अफगानी, अफगानी, अमेरिका, सॉरी अर्मेनिया, येरेवन एंड अर्मेनियन ड्रोन। जैसे भूटान, थिम्पू और उसका निगुल्ट्रम। ये आप राइट डाउन करें, कंट्री, कैपिटल, नेम एंड करेंसी, इसको राइट डाउन करेंगे। वीडियो पॉज करके फिर आ जाइए, कुछ और डेटा है आपके लिए, देश, उसकी राजधानी और उसकी करेंसी से संबंधित, इसे भी आप राइट डाउन करेंगे। वीडियो को यहाँ पॉज करें, इसको राइट डाउन करें और याद कर लें इसको, है ना। आइए, कुछ और देश के नाम हैं, ये ऐसे देशों का नाम इसमें लिखा गया छात्रों, खास करके एशियन कंट्री ही है या यूरोपियन भी हो सकता है, देख लेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के दरमियान, इसलिए उसका संग्रह हमने किया है, ताकि आपको बता दिया जाए कि इन सभी देशों की या तो उसकी राजधानी या तो उसकी मुद्रा कभी ना कभी पूछा गया है। और भी याद करेंगे, लेकिन तात्कालिक तो इतना आप याद कर ही लें। देखिए ये वाला आ गया ना आपके सामने, आ गया ना ये वाला, तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। और इसके बाद वापस वीडियो में जाकर आप थोड़ा सा पीछे जाकर के उस प्रश्न को बना जाएंगे जिसमें भारत व्हाइट बुक और ब्रिटेन व्हाइट बुक था। व्हाइट पेपर का इस्तेमाल ब्रिटेन और भारत की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। येलो बुक आप देखेंगे फ्रेंच गवर्नमेंट, है ना। और फिर आ जाइए, ग्रीन बुक इटली तथा ईरान सरकार की रिपोर्ट है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या पब्लिकेशन। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम। ज्वाइंट पेपर कहते हैं दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट जो होती है उसको ज्वाइंट पेपर कहते हैं। तो इससे कई बार प्रश्न रहे, सारा वहां से भारत का व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर या जो कुछ भी था आप देख रहे थे,
नीदरलैंड ऑरेंज बुक। तो ये क्लासिफिकेशन में पूछा गया, इसलिए यह डेटा आप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। आप इसको याद कर लेंगे। और कुछ आंकड़े जो आपको पीडीएफ के तौर पर इसी वीडियो के नीचे, आप पहले एनालॉजी वाला देख लेंगे, एनालॉजी वाला बहुत जल्द जा रहा है। आ जाइए, कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, है ना। पहला प्रश्न, इसको बनाने से पहले ऐसे प्रश्नों को बनाना थोड़ी सी चुनौती भरी बात होती है। आप अब इसमें अगर ऑडमेन की दिशा में बढ़ेंगे तो आप गलती करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑलवेज क्लासिफाई करना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इसको छोड़ दीजिए। हम कहते हैं कुर्सी, छांटिएगा इसमें से तो इसको आप खुद ब खुद पकड़ लेंगे। टेबल, पलंग, चलिए बेंच भी ले लें, इसको क्यों छोड़ रहे हैं, और फर्नीचर। आप समझ गए होंगे इसमें ऑड मैन कौन सा हो जाएगा, फर्नीचर। इसमें बड़ा जल्दी जवाब देगा, यहाँ फंस गया, यहाँ पर मुश्किल हो गई। कोई नाटक के बारे कह रहा, सोच रहा है कि नाटक तो डिस्प्ले किया जाता है, उपन्यास लिखा जाता है, कहानी, बहुत सारी बात। आप देखेंगे उपन्यास छात्रों, जिस प्रकार वहां पर कुर्सी, टेबल, पलंग और बेंच, ये सभी क्या थे, फर्नीचर थे। इन सब का ये आप कह लीजिए, ये चारों क्या किसके रूप, फर्नीचर के रूप। तो आप देखेंगे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, ये सब किसके अंदर, साहित्य के अंदर, साहित्य के रूप। तो हमने यहां पर क्या जवाब दिया, साहित्य। एक दो प्रश्न और देखें। आइए, एक प्रश्न ऐसा ही सेम प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया। ये प्रश्न, रंगना, ये एक आर्ट है, मूर्ति कला भी एक आर्ट है, व्यंग चित्र भी एक आर्ट है, आरेखन भी एक आर्ट है। तो आप आर्ट को अलग कर देंगे ना। देखिए, ऐसे प्रश्न तो भाई रहते हैं, इसमें गलती की चांसेस बहुत रहती है। तो आपको ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना, जो फर्नीचर वाला आप बना रहे थे वो फर्नीचर वाला बहुत आसान कर देगा आपको। ये आरेखन, जो रेखाकृति आयत वर्ग जो बनाते हैं, वो आरेख रेखा का यूज करके आरेखन करते हैं। व्यंग चित्र, कार्टून वगैरह नहीं बनता है, मूर्ति कला। तो ये रंगना या मूर्ति कला, व्यंग चित्र, आरेखन सब किसके अंतर्गत आता है, कला के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, कला। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर फ्लैट बनाइए, इसको बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। इनमें से कुछ का गुण एक जैसा मिला देना है। तो करना क्या, फ्लैट, बंगला, घर, मंदिर, राजमहल। फ्लैट मानवों का निवास स्थल, घर मानवों का निवास स्थल, ये राजमहल मानवों का निवास स्थल, बंगला मानवों का निवास स्थल, ये टेम्पल पूजा स्थल है, मतलब निवास स्थल नहीं है, पूजा स्थल है। तो पूजा स्थल को इन्हें क्लासिफाई करेंगे, आप कर देते हैं क्लासिफाई। आपका जवाब हो जाता है यहाँ पर मंदिर। यदि छात्रों, आज प्रारंभ हो गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की पूरी साइनॉप्सिस खत्म हो गई। आप जानते हैं इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया, एक ही क्लास में पूरी साइनॉप्सिस कैसे खत्म हो गई, क्योंकि एनालॉजी और अल्फाबेट में आपने पढ़ाई अच्छे से की थी। अगर थोड़ी भी संशय है, थोड़ा भी लगता है कि हमने पढ़ाई नहीं की सर के इतना बोलने के बाद भी, तो अभी भी मौका है, जल्दी जाकर पढ़ लेंगे। क्योंकि आने वाले समय में चैप्टर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ा बोझ क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह होगी, जल्दी जल्दी काम करके क्लासिफिकेशन तक पहुँचिए। और अगली क्लास में क्लासिफिकेशन के बहुत सारे प्रश्न, लो इंटेंसिटी से लेकर हाई इंटेंसिटी के प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।